जो कहा गया, जो सुना गया, वो है वचन। जो दिया गया, जो जिया गया, वो है वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये है वचन का मोल। एक के बाद एक रैली, एक के बाद एक भाषण, सवाल फिर जवाब, सवाल दर सवाल, जवाब दर जवाब। कितने वचन, कितने तरह के वचन बोले गए, दिए गए। क्या उनका वही मतलब होता है जो वो कहते हैं, या कुछ और? भाषणों का असली मतलब क्या होता है? असली कहानी क्या होती है? 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। मैं आपका एक सिपाही हूं। जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो, मैं करने को तैयार हूं। आप कहो और मैं करने को तैयार हूं। इस चुनाव में दो बड़े किरदार हैं, दो बड़े दावेदार। हमने उनके दर्जनों भाषणों को गौर से सुना, ये जानने के लिए कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें क्या कुछ नया है और क्या पुराना, और मन से जो बातें कही जा रही हैं उनका असली मकसद क्या है, असली मतलब क्या है, और वो क्यों कही जा रही हैं। पहले बात नरेंद्र मोदी की। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक रैली की। वहीं से दिल्ली फतेह की गूंज शुरू हुई और ये तय हो गया कि किन मुद्दों पर 2014 लोकसभा चुनाव का माहौल बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे आज गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात के मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि देश की जनता गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये अगर जमीन पे दिखाई दे तो जनता बाकी सब बातों से ऊपर उठ करके उचित फैसला करती है, और गुजरात की जनता ने वो फैसला किया है। मोदी ने जब पहला चुनाव जीता था तब उनकी वो आरोप लगा था कि उन्होंने सांप्रदायिक हथकंडे से वो चुनाव जीता। अपनी उस छवि को दुरुस्त करने के लिए मोदी ने जब अपना तीसरा चुनाव जीता तो उन्होंने तय किया कि वो अपने आप को विकास पुरुष की तरह पेश करेंगे। और ये एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उनकी जो रणनीति थी उसकी आहट थी। गुजरात और गुजरात में विकास की चर्चा नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र बन गया। एक और बात, इस जीत के साथ पार्टी में उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और मजबूत हो गई। अब हमें कुछ करके दिखाना है। और भाइयों बहनों, आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विदेशी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उनसे गुजरात दंगों पर सवाल पूछे गए। दंगों पर उनका एक जवाब काफ़ी चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट आज दुनिया में एक अच्छी कोर्ट मानी जाती है। उस सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, SIT, एंड टॉप मोस्ट वेरी ब्राइट ऑफिसर्स उस SIT को देखते हैं। वो रिपोर्ट आया, दैट रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। उस रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दिया गया है, पूरी तरह क्लीन चिट दिया गया है। दूसरी बात है, कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है।
मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा था, वो सवाल तो ये था कि आपके नेतृत्व में गुजरात के अंदर इतना बड़ा घटना हुई और आपके नेतृत्व में सरकार उस घटना को नहीं रोक पाई। तो बार बार उनसे पूछा जाता है कि आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते इसके ऊपर। तो दरअसल ये उसकी सफाई है। जब मोदी ऐसा बोलते हैं तो उसकी ये सफाई होती है कि हमें दुख हो रहा है, और हमें दुख हो रहा है इसलिए मैं माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं समझता। वो हत्याकांड की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो किसी समुदाय विशिष्ट को माफ़ी नहीं मांगना चाहते, लेकिन ये आम जनता को बताना चाहते हैं कि उस हत्याकांड से वो भी पीड़ित है, वो भी दुखी है। गुजरात में लगातार तीसरी जीत ने मोदी जी के अरमानों को पंख लगा दिए। उधर कांग्रेस में राहुल गांधी को आगे लाने की होड़ मच गई। जयपुर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। Last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. It is my mother's experience of a lifetime. It is my experience of 8 years, and I'm sure many of you here who deal with power every day understand what I'm saying and realize the positive and the negative. सत्ता जहर है। नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब जल्द ही दिया। आज भी हमारे परिवारों में मां अगर बेटे को कुछ कहती है तो कभी बेटा मां की बात का अनादर नहीं करता है। सही है ना? कोई बेटा मां की बात का अनादर करता है? इस देश के संस्कार और रीति नीति है। लेकिन कांग्रेस के हाल क्या है? मां कहती है, रो रो करके कह रही है, बेटा पावर पॉइजन होता है, बेटा सत्ता जहर होती है। और 100 दिन के भीतर भीतर बेटा घूम घूम के कह रहा है, हमें कर्नाटक में सत्ता दो, हमें कर्नाटक में सत्ता दो। राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक कैरियर एक अंतर्विरोध से भरा हुआ है। इसको आप विरोधाभास भी कह सकती हैं। वो राजनीति से दूर भी रहना चाहते हैं और साथ में जो राजनीति की चमक दमक है, सत्ता का जो सुख है, उसकी जो सुरक्षा है, उसकी वजह से उनका जो रंग रुतबा बनता है और वो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता बन जाते हैं, उसका भोग भी करना चाहते हैं। मोदी ये बात इसलिए कह रहे हैं ताकि वो राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर के इस अंतर्विरोध को रेखांकित कर सकें। उधर राहुल गांधी अपने परिवार की चर्चा और सत्ता से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे। इस भाषण के 1 महीने बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर दिल्ली आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उन्होंने अपने सरकार चलाने के तौर तरीकों पर एक लंबी चर्चा की। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है। समस्याएं हुई, शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है।
मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। राजनीति का मतलब दर्द दूर करना होता है ना? कि जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, आप वहां जाइए, सुनिए और दिल से जो भी आप दर्द के लिए कर सकते हो आप करो। और दर्द देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले अपने घमंड को, अपने दर्द को, अपनी प्यास को दबाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने शुरू से एक काम किया, एक तरफ वो अपनी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उपलब्धियां भी गिनाते हैं और उनके पास 3 कार्यकाल का अनुभव है गिनाने के लिए, उसके पक्ष विपक्ष दोनों हैं। लेकिन वो एक काम करते हैं जो राहुल गांधी ठीक से नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पा रहे हैं, कि वो भविष्य का एक दृश्य, भविष्य की एक तस्वीर और एक सुनहरी, आकर्षक, लुभावनी तस्वीर और सपना भी पेश करते हैं। बहरहाल ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी अपने आप को एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ब्रांड कर रहे थे और राहुल गांधी पार्टी में उपाध्यक्ष बने या नहीं, इस पर सोच विचार कर रहे थे। इसके बाद गोवा में बीजेपी का एक अधिवेशन हुआ। गोवा के इस अधिवेशन में मोदी को पार्टी के अंदर तमाम विरोधों के बावजूद कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। विरोध करने वालों में लालकृष्ण आडवाणी भी थे। न सिर्फ एक नए कार्य की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता की नजरों में, देश की जनता की नजरों में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। सत्ता हमारे लिए भोग का साधन नहीं है। मित्रों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के। सुचारू ढंग से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे थे। लेकिन क्या कभी हमारे में से किसी ने उनकी सरकार पर कोई आरोप लगा था, ऐसा सुना है? क्या कभी सुना है आपने? क्या मनोहर पर्रिकर पर कोई आरोप लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है? तो मित्रों, ये दिल्ली में बैठे उन पर दिन रात क्यों लगता है? क्या कारण है? और उनको कोई परवाह भी नहीं है मित्रों। वे करप्शन प्रूफ हो चुके हैं। उनको इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी कांग्रेस और उसकी नीतियों पर निशाना साधने लगे। पुणे की एक रैली में नरेंद्र मोदी के वचन थे, कांग्रेस अपनी विफलता, नाकामी छिपाने के लिए बुर्के के पीछे छुप जाती है। कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आती है, भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला हो, मंत्रियों को जेल जाने की नौबत आई हो, निर्दोष बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हो, असुरक्षा का माहौल हो, जब जब कांग्रेस संकट में आती है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। कांग्रेस की नीति और कांग्रेस सरकारों की नीति दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित है, और जो सेकुलरिज्म मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित है वो मोदी की निगाह में और भारतीय जनता पार्टी की निगाह में
छद्म सेकुलरिज्म है। नरेंद्र मोदी का विरोध बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने किया। बात इतनी बढ़ी कि जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। खुद जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया और फिर शुरू हुआ सिलसिला एक दूसरे पर निशाना साधने का। देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। हमारा मंत्र है विकास, हमारा मंत्र है विकास, सारी समस्याओं का समाधान है विकास। जो लोग मुसलमान की बातें करते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, मैं मेरे गरीब मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं गरीब हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, मेरा गरीब हिंदू भाई बताएं, मेरा गरीब हिंदू भाई मुझे बताएं, क्या आपको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? मैं गरीब मुसलमान को पूछता हूं, आपको हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मेरे मुसलमान भाई को पूछता हूं, आपको गरीबी के खिलाफ लड़ना है कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है? भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। बिहार में जो मुसलमानों की दशा है वो भी कोई विशेष अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भी शायद बिहार के मुसलमानों की दशा खराब है। ऐसे में और वहाँ पर मुसलमानों के वोटों के जो दावेदार हैं वो लालू यादव हैं या फिर नीतीश कुमार हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम विरोधी छवि के साथ सामने आए या एक ऐसे नेता की छवि के साथ सामने आए हैं जिसको मुसलमानों का ख्याल नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मोदी मुसलमानों के जीवन का जो सेकुलर पक्ष है, यानी उनका जो पिछड़ापन है, उनकी जो गरीबी है, उसके ऊपर उंगली रखें और उसको भारतीय जनता पार्टी के एक भविष्य के कार्यभार के रूप में पेश करें कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो मुसलमानों की इन समस्याओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? इस पर खूब चर्चा हुई। दिल्ली में एआईसीसी का अधिवेशन हुआ जहां राहुल गांधी का एक नया चेहरा सामने आया। उसमें आक्रामकता थी और विरोधियों को जवाब देने का तेवर था। आपके जो ऑपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। ठीक है, अब नए लोग आए हैं। नहीं, सुनो, अब नए लोग आए हैं, अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए। ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयर कट दे रहे, कह रहे भैया आइए हेयर कट लाएंगे। देखिए इनके बातों में मत आइए आप। I think at the stage when Rahul Gandhi made that famous remark about a bald man being sold a comb by the BJP, there was a lack of morale and a certain amount of demoralization among Congress workers. They felt that the BJP had gained the advantage. So what Rahul wanted to indicate was that they've only done marketing. Yes, their marketing is better than ours. Yes, there's the BJP hawa all over, but don't worry, it's only just marketing and they're conning the people. This may or may not have been the truth, but it certainly worked to improve the morale of his workers. लेकिन कांग्रेस के इसी अधिवेशन में तय हो गया कि राहुल गांधी
नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने परंपरा की बात की। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक काम करते हैं। चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना युवाओं को चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। 1984 31 अक्टूबर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। राजीव गांधी कलकत्ता थे, वो कलकत्ते से दौड़ करके आए, अस्पताल गए और कुछ ही पलों में राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद का शपथ समारोह हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी जो परंपराओं की चर्चा करते हैं उसे पूछना चाहता हूं, क्या 1984 के उस समय क्या कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी? क्या कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को चुना था? उसकी कोई नोट्स हैं, मिनट्स हैं, व्यवस्था है? कुछ नहीं। 2-4 लोग मिलकर के हड़बड़ी में तुरंत शपथ करवा दिया गया था। और आप हमें परंपरा की सीख दे रहे हैं। इससे भी आगे 2004 यूपीए का चुनाव हुआ, यूपीए की सरकार बननी थी। भाइयों बहनों, मैं दावे से कहता हूं, यूपीए 1 में किसी पार्लियामेंट्री पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना नहीं था, नेता के रूप में नहीं चुना था। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी को नेता के रूप में चुना था। इसी भाषण में नरेंद्र मोदी ने अपने बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की चर्चा की और कहा कि राहुल गांधी पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। भाइयों बहनों, इनका चुनाव से भाग जाने का कारण 2 और भी है। एक, जिस परंपरा में वो पले बढ़े हैं, जिस प्रकार से एक वरिष्ठ परिवार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। भाइयों बहनों, जब इस प्रकार के जीवन में लोग जीते हैं ना, तो उनकी मन की रचना भी ऐसी ही हो जाती है। सामंतशाही मानसिकता घर कर लेती है और तब उनको विचार आता है, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। देखिए, ये दोनों चीज़ें कि वो चाय बेचते थे और वो पिछड़ी जाति से हैं, ये इस चुनाव के पहले तक कोई नहीं जानता था। और गुजरात में उन्होंने 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 3 बड़े चुनाव जीते हैं, कोई उसमें उनके क्लेम को कोई पीछे नहीं कर सकता। उसमें ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए, क्योंकि गुजरात में पटेलों का सपोर्ट सबसे बड़ा है। और अगर पटेल बिदक जाते पिछड़ा होने के नाम से,
तो फिर बीजेपी को लेने के देने पड़ जाते। तो उन्होंने वहाँ तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उत्तर भारत में जहाँ पिछड़ों की पॉलिटिक्स, लोहिया के पॉलिटिक्स के बाद मंडल के माध्यम से परवान चढ़ी है और पिछड़ों का राज कायम हो गया यूपी बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उनकी बढ़त बहुत साफ दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब ये नया जुमला वो इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अधिकार की राजनीति की बात की, सूचना के अधिकार की बात की, भोजन के अधिकार की बात की। हम अधिकार की बात करते हैं, लोकपाल की बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, विकलांगों के बिल की बात करते हैं, और वो सिर्फ एक बात करते हैं, हमें भैया बस आप पावर दीजिए, प्रधानमंत्री हमारा बना दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा भैया, प्रधानमंत्री बना दो, बस प्रधानमंत्री बना दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा हिंदुस्तान में। और फिर और जर्नलिस्ट मुझसे पूछते, भैया आप प्रधानमंत्री की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री को जनता चुनेगी, वो सब हो जाएगा। हम जनता की दर्द की बात करना चाहते हैं, हम जनता के दुख की बात करना चाहते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें, और आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो और ये आपके दिल में भी फर्क है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। दंगे के बाद राहुल गांधी ने सीधा निशाना बीजेपी पर साधा और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। मुजफ्फरनगर में रायट हुआ, मैं वहां गया, देखो हिंदू से मिला, मुसलमान से मिला, महिलाओं से मिला, बच्चों से मिला, और मैंने उनसे पूछा भैया यहां हुआ क्या? हिंदुओं से मिला, मुसलमानों से मिला, और दोनों से पूछा भैया यहां हुआ क्या? और उन्होंने मुझे बताया, देखिए राहुल जी, यहां हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, यहां लड़ाई करवाई गई है, यहां लड़ाई करवाई गई है, यहां आग लगाई गई है। ठीक है, आग लगा दी, उनको लगा, बीजेपी के लोगों को लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में बिना हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की हमारी बात नहीं बनेगी, तो लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। मगर हुआ क्या? हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। परसों मेरे कमरे में, ऑफिस में एक पुलिस का अफसर आया, इंटेलिजेंस का, और मैंने उससे पूछा भैया बताओ क्या हो रहा है? और वो कहता है कि राहुल जी मैं आपको क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। आग लगा दी, आग बुझाएगा कौन? कौन बुझाएगा इस आग को? जहां भी ये जाते हैं लगा देते हैं, मगर इनको ये नहीं समझ आती कि इससे देश का नुकसान होता है। ये सोचते भैया चुनाव जीत जाएंगे और फिर बाद में देखेंगे। वो एक असावधान टिप्पणी थी जो उन्होंने, और ये सवाल उठता था कि उनको ये बात कैसे मालूम है, क्या आईबी के लोग इतने नाजुक मसलों पर राहुल गांधी को ब्रीफ करते हैं, उनको खबरें देते हैं?
क्योंकि केवल एक सांसद होने के नाते उनको कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि आईबी उनको जानकारियां दे और ब्रीफ करे, तो ये जानकारी उनको कैसे मिली। तो एक कहीं पे वहाँ पे एक जैसे हम औचित्य कहते हैं उसका उल्लंघन दिखा, और उसके नरेंद्र मोदी ने उसका फ़ायदा उठा लिया। वो उसको कहते हैं जैसे हम ले उड़े उसको। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्या हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है, उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? देश जानना चाहता है, और आए दिन हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? और इतना ही नहीं, शाहजादे ने जो गंभीर बात बताई, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में आईएसआई कुछ मुस्लिम नौजवानों के संपर्क में है। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? नरेंद्र मोदी को जैसे मौका मिल गया था, जल्दी ही नरेंद्र मोदी ने 1984 के दंगों की बात करनी शुरू कर दी। राहुल गांधी ने इससे पहले एक भाषण में अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया था। जब हम घर गए तो वहां सड़क पे दादी का खून और एक कमरे में मेरे जो दोस्त थे उनका खून। काफी सालों के लिए मुझ में काफी गुस्सा था अपने दोस्तों से, बेन सिंह से, सतवंत सिंह से। बहुत गुस्सा था, मैं लेके घूमता था इसको। कोई कुछ उल्टा सीधा कह देता था, मुझे मालूम ही नहीं होता था और वो गुस्सा आ जाता था बाहर। मुझे 10 साल 15 साल लगे उस बात को समझने के लिए, उस गुस्से को इस प्रकार से नीचे रखने के लिए मुझे 10-15 साल लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे मैंने उसको नीचे रखा, क्योंकि वहां हुआ क्या था। वहां गुस्सा चला था, लोग गुस्सा हो गए थे और उनको सिर्फ गुस्सा ही दिख रहा था। मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी मर गई मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, यह सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? क्या यह सच है कि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने उस गुस्से में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, और आज तक एक को भी सजा नहीं हुई है? क्या आपको आपकी दादी के मरने का गुस्सा आना मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन हजारों सिखों को मारने वालों पर क्या आपको गुस्सा आया था? क्या आपको पीड़ा हुई थी? और आज जब दिल्ली में चुनाव आए हैं तो आपने
उस गांव पर नमक छिड़कने का पाप किया है। जिन परिवारों के नौजवानों को जिंदा जला दिया गया था, हजारों सिखों की कत्ल कर दी गई थी, और आज आपके गुस्से की बात कर रहे हो। 1984 में कांग्रेस सरकार के रहते हुए जो सिखों का भीषण नरसंहार हुआ था, न केवल दिल्ली में बल्कि तकरीबन पूरे देश में, वो कांग्रेस के ऊपर एक ऐसा दाग है जो आज तक धुला नहीं है, और कांग्रेस ने भी उस दाग को धोने की अपनी तरफ से ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं की है। इसलिए मोदी ने उस पर अपनी उंगली रखी। विपक्ष के लोगों को दर्द से कोई लेना देना नहीं। वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ा के, कटवा के राजनीति करते हैं, खून की राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। दंगे की बात करने से न तो कांग्रेस चुकी और न ही बीजेपी। जहर की खेती का जुमला खूब उछला। खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बात को जमकर उठाया गया। भाइयों और बहनों, आपका यह क्षेत्र सूफी संतों की कर्मभूमि रहा। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति का यह प्रतीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था, और वहां श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके अपनी मम्मी के कमरे में गए थे, मम्मी से मिले थे, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा सत्ता जहर होती है। कहा था ना मैडम सोनिया जी ने राहुल जी को कहा था ना कि सत्ता जहर होती है। कहा था। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? देश में पिछले 60 साल में सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया? ये किसके पेट में जहर गया? किसका पेट जहर से भरा पड़ा है? ये जहर कौन उगल रहा है? ये जहर कौन उगल रहा है? ये जहर की फसल कौन काट रहा है? ये जहर कौन बो रहा है? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी एक विभाजनकारी पार्टी है। कि जहर की खेती वाला सोनिया गांधी ने कहा था, एक अच्छा जुमला था, एक बड़ा, ये कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा भी बना सकती थी। लेकिन ये जो तोप का मुंह मोदी की तरफ किया, तो मोदी ने वो तोप घुमाकर उल्टी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आगे रख दी कि ये कह के कि 60 साल से ये सत्ता का जहर चख रहे हैं, इन्हीं के पेट में ज़्यादा जहर दिया है, यही जहर बो रहे हैं, यही जहर खिला रहे हैं लोगों को। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहानी घुमाकर एक तरह से कांग्रेस की तरफ कर दी। मेरठ की इसी रैली में नरेंद्र मोदी ने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात भी कही। आज से 10 साल पहले गुजरात में भी आए दिन दंगे हुआ करते थे, छुरी चाकू चलती रहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने तय कर लिया, शांति, एकता और भाईचारे से जीना है, सद्भावना से जीना है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होना है, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाना है। और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। भाइयों बहनों, क्या उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है?
उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है, ये हिंसा से मुक्ति पानी है, ये हत्या खून बंद होने हैं। भारतीय भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना में विश्वास करती है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं भाई। उत्तर प्रदेश में तो दंगों का एक बहुत पुराना इतिहास है और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी की सरकार, मौजूदा सरकार तो दंगों को न रोक पाने के लिए बदनाम रही है। एक लंबी सूची गिनाई जा सकती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के तहत इतने दंगे हुए, और फिर मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ जो कि मेरे ख्याल से पिछले कई दशकों का सबसे भीषण दंगा है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, ये दावा करता है कि वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत आकर्षक दावा है। और इस दावे से हिंदू भी प्रभावित होंगे, मुसलमान भी प्रभावित होंगे, और एक ऐसा समाज का तबका भी प्रभावित होगा जो कि अपने आप को सेकुलर कहता है, इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन है। तो मेरे विचार से तो मोदी की रणनीति इसके पीछे ये है। ये थे देश के दो बड़े नेताओं के वचन। हमने आपको उनके वचन के पीछे का मतलब बताया, मकसद बताया। चुनाव प्रचार के दौरान और भी बहुत कुछ कहा गया। उसे समझने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते।